शुभम एक बिन माँ का बच्चा था। उसके जन्म के दौरान ही उसकी माँ रंजना का देहांत हो गया। गांव में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, ये उसी का परिणाम था। परंतु उस गांव में सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का ही नहीं, शिक्षा और ज्ञान का भी अभाव था। अंधविश्वास में आस्था रखने वाले गांव वालों ने और रिश्तेदारों ने शुभम को शर्मा सर के यहाँ आना अशुभ बताया। शर्मा सर के कान में कई बार ये शब्द पड़ जाते, बड़ा अभागा बच्चा आया है शर्मा सर के यहाँ, आते ही माँ चल बसी। परंतु शिक्षित होने के नाते वो हर अनपढ़ को उत्तर देने की बजाय मौन ही रह रहे थे। हालांकि शुभम की माँ के निधन से शुभम का वो स्वागत न हो सका, वो उत्सव न हो सका जो संतान के जन्म पर हर घर में होता है। हकीकत तो ये थी कि शर्मा सर की स्थिति ऐसी हो गई थी कि उन्हें रंजना की कमी का अत्यंतिक दुख तो था, पत्नी की कमी का एहसास भी था, परंतु गमगीन होने का वक्त न था। शादी के 10 साल बाद संतान का सुख इस कीमत पर पाकर वो क्या खुश होते? रोते बच्चे को चुप करवाते या खुद रोते? 13वें के दिन सारी रीत रिवाज संपन्न होने के पश्चात सभी मेहमान विदा लेने से पहले अनिवार्य रूप से सलाह दिए जा रहे थे। कोई कह रहा था, इस बच्चे को इसकी नानी के साथ भेज दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो कोई तो पुनः विवाह के लिए कन्या भी ढूंढ लाया था, परंतु शर्मा सर आज भी मौन थे। शर्मा सर स्वयं तो शिक्षक थे ही, बहन उर्वशी भी सुशिक्षित और समझदार थी। मेहमानों के जाने के बाद वो शर्मा सर के पास शुभम को गोद में लेकर बैठ गई और बोली, भैया देखो ना इसे, कितना मनमोहक है, आज इसका नामकरण करते हैं। बुआ हूँ मैं इसकी, अपनी पसंद का नाम रखूंगी, इसका नाम तो मैं शुभम रखूंगी। अकेली उर्वशी ही बोल रही थी। अपने भाई से किसी प्रकार का प्रत्युत्तर की उसे उम्मीद भी न थी। उसे पता था इस वार्तालाप में उसे अकेले ही बोलना है। इस दर्द की घड़ी में भाई कहाँ कुछ बोल पाएगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो आगे बोली, अब कल से तुम भी स्कूल चले जाओगे। मैं सोचती हूँ शुभम को मैं अपने साथ ले जाऊं, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। तुम्हारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा नवजात बच्चे को संभालना। अब शर्मा जी का दर्द आंसू बनकर बहने लगा। बोले, उर्वशी, रंजना को साथ रखने या खोने का निर्णय लेना मेरे हाथ में न था, परंतु शुभम को साथ रखना या खुद से अलग करना, ये निर्णय मेरे हाथ में है। बिना किसी लक्ष्य के जीना और कठिन हो जाएगा। घर आऊंगा तो घर काटने को आएगा। एक बच्चे के जीवन में माँ की महत्ता क्या होती है, ये मैंने अपने विद्यार्थियों को कई बार पढ़ाया है। माँ पर लिखी कविताओं का भावार्थ भी समझाया है, परंतु खुद पहली बार समझ रहा हूँ कि बिन माँ के बच्चे का जीवन कितना कठिन है। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बेहद करीब थे, इसलिए उर्वशी उनकी बात समझ रही थी और कुछ वक्त के लिए भाई के साथ ही रुक गई। उर्वशी के पति मनोहर जी और सास दोनों ही उर्वशी को वहां रुकने के लिए सहयोग कर रहे थे। शर्मा सर भी स्कूल से काफी व्यस्त हो गए थे। व्यस्तता उनके घाव पर मरहम का काम कर रही थी। उर्वशी के पास जब जब कोई रिश्तेदार आता, शर्मा जी के दूसरे विवाह का प्रस्ताव लाता, परंतु उर्वशी भाई की मनोदशा से भली भांति अवगत थी। अभी ये प्रस्ताव भाई के आगे रखना उसे उचित न लगा। ये सब वक्त आने पे उसने छोड़ दिया। घर में उन्होंने अपनी मदद के लिए मान्या नाम की लड़की को रख लिया। धीरे धीरे उसे खाना बनाने से लेकर शुभम के सारे काम सिखा दिए। एक दिन खाना खिलाकर उन्होंने शर्मा जी से पूछा, भैया आज खाना कैसा लगा? शर्मा सर हैरान होकर बोले, जैसा तुम रोज बनाती हो। ऐसा क्यों पूछा? उर्वशी मुस्कुरा कर बोली, खाना आज मान्या ने बनाया था इसलिए पूछा। भैया
वो शुभम का भी बड़ा ध्यान रखती है, तो मैंने सोचा अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वैसे तो मेरी सासू माँ ने कहा है कि जब तक तुम्हारी जरूरत है तुम वहाँ रुक सकती हो, परंतु मुझे लगता है अब मान्या सब संभाल लेगी। शर्मा सर, शुभम और मान्या तीनों स्वयं उर्वशी को ससुराल छोड़ने गए। आज उन्हें फिर रोना आ रहा था, फिर किसी अपने से बिछुड़ने का एहसास हो रहा था। एक बार फिर वो मौन हो गए। उर्वशी भाई के मौन को सुन रही थी। वो बोली, भैया 2 घंटे की ही तो दूरी है, जब तुम फोन करोगे मैं दौड़ी चली आऊंगी। खुद संभले रहोगे तभी शुभम को संभालोगे ना। उर्वशी ने सोचा था रास्ते में घर में स्त्री का रिक्त स्थान भरने की बात वो भाई से करेगी, परंतु वो चाहकर भी कुछ न बोल सकी। दरअसल परायों के लिए कुछ भी बोल जाना बड़ा आसान होता है, परंतु अपनों को कई बातें सोचनी पड़ती है। यदि भैया के दिल को चोट पहुंची तो, उन्हें बुरा लग गया तो, ये सब सोचकर उर्वशी हर बार अगली बार पर ये बात टाल देती। वो अपने भाई भाभी के रिश्ते से भली भांति परिचित थी। भाभी रंजना की जगह वो शायद ही किसी को दे पाएगा, ये वो जानती थी। शर्मा सर बहन को छोड़कर जब वापस आए तो उन्हें लगा सही मायने में घर की रौनक स्त्री होती है। घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। वक्त ने रफ्तार पकड़ी। शुभम बड़ा हो रहा था। खेलने कूदने घर से बाहर जाता तो मान्या उसके साथ ही रहती। मान्या ने देखा कि आस पड़ोस के लोग शुभम के साथ कुछ अलग व्यवहार करते हैं, अपने बच्चों से दूर रखते हैं, शुभम को अशुभ, अभागा जैसे नामों से बुलाते थे। मान्या को लगा शर्मा सर को ये बात बताना जरूरी है। एक दिन स्कूल से आकर जब शर्मा सर आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तब मान्या ने उन्हें सारी बात बताई। शर्मा सर आहत हो गए। उस वक्त तो वो मौन रहे, परंतु दूसरे दिन उन्होंने स्कूल जाते समय मान्या से पूछा, मान्या तुम कितनी कक्षा तक पढ़ी हो? मान्या ने संकोच से कहा, साहब मैं तो सिर्फ कक्षा 5 तक पढ़ी हूँ। शर्मा सर खुश हो गए और बोले, आगे पढ़ना चाहोगी? मान्या को पढ़ने का बेहद शौक था। वो झूम उठी और एक सांस में बोल गई, हाँ साहब, मैं घर का सारा काम फटाफट निपटा लूंगी, शुभ भैया को भी संभाल लूंगी और मैं फिर पढ़ लूंगी। शर्मा सर हंसने लगे और बोले, ठीक है, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। तुम शुभम को पढ़ाओगी। यदि कोई उसके साथ नहीं खेले तो तुम उसके साथ खेलो और खेल खेल में उसे पढ़ाओ। मान्या ने अचरज से कहा, मैं कैसे पढ़ाऊंगी साहब? शर्मा सर ने कहा, जो तुम्हें आता है वो शुभम को नहीं आता। तुम खेल खेल में उसे बहुत कुछ सिखा सकती हो। शर्मा सर ने समस्या का सुंदर हल निकाल दिया। शुभम को लोगों के तानों से बचाया और मान्या को पढ़ने का मौका दिया। शर्मा सर ने मान्या को 10वीं कक्षा तक पढ़ा दिया। अब तक शुभम का भी स्कूल में दाखिला हो चुका था। मान्या के घर वाले अब मान्या की शादी करवाना चाहते थे। मान्या की शिक्षा और कार्यकुशलता के कारण उसे जल्द ही योग्य जीवन साथी मिल गया। शर्मा सर ने मान्या की शादी में बड़ा सहयोग किया, न कि किसी एहसान के रूप में, बल्कि एहसान चुकाने के लिए। मान्या की विदाई के समय शुभम को रोते देख शर्मा सर ने मान्या से कहा, मान्या तुम्हारा एक ही नहीं 2 मायका है, अपने दूसरे मायके भी आते रहना। मान्या ने रोते हुए शुभम को गले लगा लिया और हामी में सिर हिला दिया। उसी रात बहन के घर से फोन आया। उर्वशी के पति मनोहर जी का हृदय रोग के हमले से देहांत हो गया। शर्मा सर और शुभम उसी वक्त बहन के पास पहुंचे। उर्वशी की सास तो 3 वर्ष पहले ही गुजर गई थी। कोई संतान नहीं थी उर्वशी की। शर्मा सर समझ सकते थे उर्वशी की स्थिति, क्योंकि वो ये दर्द पहले ही झेल चुके थे। जीवन में इतनी प्रतिकूलताओं के आने के कारण शर्मा सर अब विचलित नहीं होते थे, बल्कि प्रतिकूल परिस्थिति को सानुकूल बना लेते थे। रीति रिवाजों के निपटने के बाद शर्मा सर उर्वशी से बोले, मेरे विद्यालय में पढ़ाना चाहोगी?
उर्वशी अवाक रह गई। कैसी बातें कर रहे हो भैया, अभी तो घाव हरा है, लोग क्या कहेंगे। शर्मा सर बोले, घाव हरा है तभी तो अभी इलाज की जरूरत है। तुम्हारे इस घाव का इलाज सिर्फ और सिर्फ व्यस्तता है। मैं तुम्हें वही राह दिखा रहा हूँ जो एक दिन तुमने मुझे दिखाई थी। और लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मेरी बहादुर बहन करेगी तो अनपढ़ और डरपोक लोग क्या करेंगे। अभी तुम टूटी हुई हो, इसलिए मुझ में विश्वास रखो और मेरी बात मान लो। उर्वशी को शर्मा सर से पिता सा प्यार मिला था। उन्हीं के कहने से उसे उच्च शिक्षा मिली थी। उसने अपने निर्णय की बागडोर शर्मा सर के हाथ में दे दी। भाई बहन फिर एक बार एक दूसरे का सहारा बने। शुभम, उर्वशी और शर्मा सर तीनों एक दूसरे की जरूरत थे, इसलिए फिर से एक साथ रहने लगे। उर्वशी और शर्मा सर शुभम के अभिभावक भी बने, मित्र भी और शिक्षक भी। यूपीएससी की तैयारी के दौरान शुभम काफी परिपक्व हो गया था। दोस्तों का न होना अब उससे अखरता नहीं था, क्योंकि उसने अपने पिता और बुआ से व्यस्तता का महत्व भली भांति समझ लिया था। यूपीएससी का परिणाम आया। शर्मा जी के घर वर्षों बाद त्योहारों से खुशियां आई, रिश्तेदार आए, बधाइयां आई। ये तो होना ही था। एक शिक्षक का पुत्र, दूसरा पुस्तकों का मित्र। पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर शुभम ने अपने पिता और बुआ को गौरवान्वित कर दिया। आईएएस की कठिन परीक्षा प्रथम प्रयास में पास करने वाला वह गांव का प्रथम विद्यार्थी था। कई मित्र, कई रिश्तेदार भी बने। लोगों के बदलते रवैये से शुभम प्रश्न करना चाहता था, परंतु शर्मा सर का बेटा था, उनका गुण उसमें होना चाहिए था, ये सोच वो मौन ही रह गया। लेकिन घर पर मेहमानों, मित्रों और मीडिया वालों का ताना बाना लग गया। गांव भर में जुलूस निकल रहे थे, नारे लग रहे थे, गांव का बेटा कैसा हो, शुभम शर्मा जैसा हो। शुभम जिस विद्यालय में पढ़ा था, आज वहां उसका सम्मान होना था। शर्मा सर, उर्वशी भी आमंत्रित थे। जब शुभम विद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो एनसीसी गणवेश में कतारबद्ध विद्यार्थी आईएएस के स्वागत में खड़े थे। शुभम के पीछे बैंड बजाते हुए विद्यार्थी उसे मंच तक लेके आए। विद्यालय के आचार्य श्री ने शुभम की सफलता का श्रेय अपनी ही पाठशाला के दो शिक्षकों को दे दिया, शर्मा सर और उर्वशी मैम को। अपने दोनों ही प्राध्यापकों के लिए उन्होंने बैंड बजवाया। दोनों भाई बहन अपना संघर्ष भूल गए। हर्ष के आंसुओं का समय आ गया था। शर्मा सर, उर्वशी और शुभम का व्यस्तता और मौन के मंत्र पर विश्वास और बढ़ गया। शाम को शुभम की बेजोड़ सफलता का जश्न मनाना तय हुआ। शर्मा सर ने कहा, हम तीनों अपनी अपनी लिस्ट बना लेते हैं, जो जिसे बुलाना चाहे, मित्र, रिश्तेदार, उसका नाम सूची में लिख लेते हैं। तीनों ने सूची तैयार कर ली। जब मेज पर रखी तो एक ही नाम लिखा था, मान्या। तीनों हंस पड़े। शायद घर की दीवारें वर्षों बाद ये हंसी सुन रही थी।